brought to you by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited। कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों ने दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो नमस्कार। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, समाज के लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको अभिवादन। आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा देखा पिछले दिना की कुछ गतिविधियां। आज की पंक्तियां। कुछ नहीं हो तब अभाव सताता है, थोड़ा हो तो भाव सताता है। जीवन का ये एक ऐसा कड़वा सच है, जब सब होता है तब स्वभाव सताता। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो नेपाल@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजियो। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। पिछले दिन समाज के लिए विविध क्षेत्र में योगदान करणिया 101 लोगों ने राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव अलग अलग विभूषणा से भी सुशोभित करया। ए अवसर में वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जेपी अग्रवाल सुप्रबल जनसेवा श्री विभूषण से सुशोभित होया। राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री, प्रधान न्यायाधीश लगायत का विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति थी। अपने मारवाड़ी समाज से डॉक्टर जगदीश प्रसाद अग्रवाल एकमात्र व्यक्ति सम्मानित होया। डॉक्टर साहब पिछला करीब 25 वर्षों से टीचिंग हॉस्पिटल काठमांडू में कार्यरत है। आपनो नेपाल आपनो गौरव यूनिट की तरफ से डॉक्टर साहब ने बहुत बहुत बधाई। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आज आपने कने एक नहीं दो अतिथि है और दोनों डॉक्टर और पति पत्नी। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सतीश बजाज और डॉक्टर नंदिता बजाज की। डॉक्टर सतीश बजाज आपका समय का एसएलसी बोर्ड फर्स्ट स्टूडेंट रहा है और ये रेडियोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल कर रखा है। तो भी डॉक्टर नंदिता जो है बाल रोग विशेषज्ञ है और सागे सागे इपिलेप्सी यानी कि मिर्गी और अगर नेपाली में कहा तो छारे रोग में भी विशिष्टता हासिल कर रखा है। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सतीश डॉक्टर साहब, यहाँ नेपाल छोड़ के थे जो जर्मनी गया, इनको कोई खास कारण रहे हो कि? इस समय जो हमारो सिद्धार्थ हॉस्पिटल प्रोजेक्ट हो वो कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सो तकदीर को खेल बोलना या पॉलिटिकल फाइनेंशियल, जिस समय देश की हालत खराब थी, सात कुंडी और बिककान माने फ्यूचरिस्टिक देखता हुआ ये लगे कि अभी थोड़ा दिन के लिए वापस आपकी पुरानी यूनिवर्सिटी में जाकर काम करना ही अच्छा रहोगे। 10 साल से नेपाल में काम करता करता जो थोड़ा सो बैकलॉग हो गए तो बिना इम्प्रूव करना, वापस टेक्नोलॉजी में हाथ साफ करना भी हिसाब से मेरे वापस पहले तो मैं ही चलो गए तो जर्मनी मेरी पुरानी यूनिवर्सिटी में झट में मेरा एमडी करे तो, और धीरे से फिर थोड़ा दिन बाद मेरी वाइफ और मेरा बच्चा भी आ गया था। अच्छा नंदिता डॉक्टर साहब, जी थारो जो स्टैब्लिश्ड कैरियर थो उन्हें छोड़ के थे भी डॉक्टर साहब के पीछे पीछे हो लिया कि थारो यो डिसीजन था ना, क्या लगा सही रहो? हाँ, एक तरह से सही है। फैमिली पहले आती है ना, और उसके बाद में करियर, और बच्चे को माँ और पिताजी दोनों का ही साथ होना बहुत जरूरी है। तो यही सोच के मैंने सोचा कि ये डिसीजन लेंगे। साथ साथ में अपने फील्ड में और थोड़ा ज्यादा कुछ सीखने का और एक्सपीरियंस गेन करने का भी मुझे लगा ये अच्छा मौका है। कुछ आगे और ज्यादा थोड़ा पढ़ाई भी कर लें, फिर लौट के आएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेके ही लौटेंगे। छोटा बच्चा सामान्यतया हर 2-3 महीना में वे लोग बीमार हुआ है, यानी सामान्य रूप से बीमार होता रहा है, लेकिन पेरेंट्स जो है कि बच्चा ने एंटीबायोटिक देने से थोड़ा हचके कि या बच्चा ने एंटीबायोटिक देना कोई गलत है कि? जो हर 2-3 महीने में बच्चे बीमार होते हैं, साधारणतः सर्दी जुकाम, ये वायरल ही होता है। लेकिन वो शुरुआत में जो वायरल होता है, फिर वो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हो जाता है तब एंटीबायोटिक देनी पड़ती है।
तो इतनी भी कोई नुकसानदेह चीज नहीं है, और जहां एंटीबायोटिक की जरूरत है वो लाइफ सेविंग भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर के डिसीजन पे छोड़ देना चाहिए कि बच्चे को एंटीबायोटिक चाहिए कि नहीं। अच्छा, जैसे ये छोटा बच्चा आपकी जो प्रॉब्लम हुआ है, हाँ। बात तो एक्सप्रेस करने को नहीं जाना है, हाँ। तो इनको जो आप लोग ट्रीटमेंट करो, इनको बेसिस किए रहो। पीडियाट्रिशियन को एक सिक्स्थ सेंस डेवलप करना ही पड़ता है। वो बच्चों से ट्रीट करते करते वो एक डेवलप हो जाता है, जो कि बड़ों में जो बीमारियों के साइन सिम्टम्स होते हैं वो बच्चों में उस तरह नहीं देखे जाते। सेम बीमारी बच्चों में और बड़ों में अलग तरह से प्रेजेंट करती है ना, तो वो तो क्लिनिकल सेंस के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता है। बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बताएगा। सतीश डॉक्टर साहब जी थे जो रेडियोलॉजी में जो स्पेशलाइजेशन करया, तो थारी उन टाइम में तो और भी बहुत सी फील्ड थी, या समझ लो आज भी है, तो इनको कोई खास कारण रहे हो कि रेडियोलॉजी में क्यों? 2036 साल में स्कॉलरशिप मिलने के बाद मैं दिल्ली चले गए थे एमबीबीएस करने के लिए। उसके बाद एमबीबीएस खत्म होने के बाद मैंने डर्मेटोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट भी मिल गई थी, और मैं डर्मेटोलॉजी कर रहे थे। बीच समय जर्मन गवर्नमेंट से 2 स्कॉलरशिप आई थी जर्मनी जाने के लिए, और खास करके रेडियोलॉजी में। तो मैं खास करके 20 में भी जब मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में काम करता तो ज्यादातर इंटरवेंशंस मतलब प्रोसीजर्स बायोप्सी करनो और इनमें ज्यादा इंटरेस्ट हो, और रेडियोलॉजी खाली एक्सरे कुन रह गया, मैं सर्जन के जिया काम करा। तो भी हिसाब से जर्मनी बैटम नंबर 1 थो रेडियोलॉजी में। तो मेरे प्रोफेसर भी यही रिकमेंड करे कि स्कॉलरशिप भी मिल रही है, टाइम अच्छो, इंडिया में भी रेडियोलॉजी नंबर 1 स्पॉट पे है, तन तो मौका मिल रहा है, यू शुड गो और जाओ। इफ यू डोंट लाइक कम बैक, यू आर स्टिल देयर। तो 1990 में मैं जर्मनी चले गए, तो स्कॉलरशिप मिल गई थी मैंने, और बाद में रेगुलर एज अ रेडियोलॉजिस्ट काम कर दिया था बटे में। डॉक्टर्स लोग अगर बच्चा को वेट ठीक है, इट मीन्स थारो बच्चों ठीक है, कि वेट से संबंध है कि बच्चा को? हाँ, क्योंकि बच्चों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले वो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो अगर बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है तो इसका मतलब कुछ हद तक सारे सिस्टम सही हैं। बच्चे को अगर ब्रोंकाइटिस है, चेस्ट इन्फेक्शन है, लंग्स इन्फेक्शन है, तो सबसे पहले वो खाना पीना छोड़ देता है। तो कोई अगर लंबी बीमारी है तो डेफिनेटली वो वेट पे रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, और जैसे ये बच्चा में ज्यादातर की बीमारी देखी गई है अभी थारा कैरियर में से देखिए? अब देखा जाए तो छोटे बच्चों में प्री स्कूल टाइप में तो वायरल इन्फेक्शन ही ज्यादा होता है, और अब बीमारियों का पैटर्न काफी चेंज हो गया है। एक तो जो इम्यूनाइजेशन वैक्सीन आ गई है उसकी वजह से वो डिप्थीरिया और टिटेनस, हम जब पढ़ते थे हम न्यूबॉर्न बेबीज का टिटेनस इतना देखते थे, अब वो नहीं के बराबर हो गया, क्योंकि हर प्रेग्नेंट लेडी को ऑलमोस्ट हर एक को टिटेनस की इंजेक्शन मिल जाती। तो ये जो इन्फेक्टिव डिजीजेस थी, पोलियो, डिप्थीरिया और वो वूपिंग कफ, ये सब तो आजकल बहुत कम हो गई। तो इम्यूनाइजेशन की वजह से कुछ लोगों में पहले से ज्यादा समझ आ गई है, पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम्स की वजह से भी। तो पैटर्न वायरल इन्फेक्शन अभी भी कॉमन है, चाहे आप डायरिया वगैरह ले ले, वो भी काफी हद तक वायरल होता है। विदेशों में भी सबसे ज्यादा कॉमन वही वायरल फीवर, ब्रोंकाइटिस हो गया, सर्दी जुकाम, खांसी, निमोनिया, ये सब ज्यादा होता है। तो मेन तो सर्दी जुकाम, डायरिया, ये हमारे यहाँ डायरिया कुछ ज्यादा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटो सा ब्रेक ले, वहाँ ब्रेक के बाद फिर आप बात करेंगे। दर्शक बिंद, एक छोटो सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बातचीत न आगे बढ़ावांगा, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ई हफ्ते को दर्शक प्रश्न। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न। अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार भ्यालेन्टाइन डे प्रेम दिवस कुन तारिखमा मनाइन्छ? अप्सन ए 14 जनवरी, अप्सन बी 14 मार्च, अप्सन सी 14 फेब्रुअरी, अप्सन डी 14 अप्रिल। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। विभिन्न विशेषता भएको सीजी को ग्यास गीजर प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ।
Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। आप बात कर रहा था डॉक्टर सतीश बजाज और डॉक्टर नंदिता बजाज से, वो बातचीत में आओ आगे बढ़ावा। अच्छा सतीश डॉक्टर साहब, यहाँ रेडियोलॉजी में व्हाट इज द सेफ टेक्निक दीज डेज? अगर रेडिएशन प्रोटेक्शन के हिसाब से देखा, अभी सबसे ज्यादा सेफ टेक्निक में अल्ट्रासाउंड और एमआरआई है, बिकॉज इनमें कोई रेडिएशन को एक्सपोजर रिस्क नहीं, और अल्ट्रासाउंड इज वेरी इजी टू हैंडल, हर कोई कर सके, कॉस्ट इफेक्टिव है, और खास करके पेट की बीमारियां में अल्ट्रासाउंड को बहुत बड़ा रोल है। बिया तो अगर थे वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओगा तो जितनी भी ब्लड वेसल की बीमारियां है आजकल मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड से डायग्नोसिस हुआ है, या बच्चा में खास करके जो 3 महीना से 6 महीना तक का बच्चा हुआ है, बिना में ब्रेन की बीमारियां हुआ है, वो भी अल्ट्रासाउंड से अच्छा डायग्नोसिस कर जाए। के लिए स्पेशल टेक्निक पर स्किल चाहिए, और यूरोप में तो काफी अच्छा ट्रेनिंग स्कोप भी है, क्योंकि हर एक पीडियाट्रिशियन ने पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग अल्ट्रासाउंड करा हुई है वो लोग भी, कभी ना थी डिग्री गुण ले सको। एमआरआई डेफिनेटली आज हर फील्ड के लिए, चाहे ब्रेन हो, बोन हो, पेट हो, एमआरआई इज टेकिंग द लीड रोल, क्योंकि मैं रेडिएशन एक्सपोजर को नहीं दी, ओनली लिमिटिंग फैक्टर इज बहुत लंबो टाइम ले हुआ है। एक एवरेज टाइम 20 मिनट है, और कुछ टेस्टाना तो इवन 1 घंटा लगा है। दूसरों एक्सपेंसिव मशीन है, मतलब इवन वी एज ए पेशेंट वी हैव टू पे लॉट मनी, पैसा बहुत लागे भी मैं। दूसरों इतना ट्रेन मैन पावर है को नहीं, लोग बोला कि एमआरआई चलावा, बट वो कि 20 साल की ट्रेनिंग मिल कौन पा रही, क्योंकि अब कमर्शियलाइज हो गया, हर कोई चाहो कि बड़ी मशीन लगाओ, बड़ो प्रोजेक्ट लगावा, तो रिटर्न भी चाहिए। रिटर्न को मतलब हर कोई ने रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी, तो बा एक थोड़ा सो अगेन लिमिटिंग फैक्टर हो गया। जैसे जर्मनी में हर कोई ने एमआरआई रिपोर्टिंग अलाउड को नहीं, इवन इफ आई एम एमडी रेडी रिपोर्टिंग कौन कर सकूं until unless I have a 3 years एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, और मैं एवरी ईयर अपना अपडेट ट्रेनिंग करके भी कोई सर्टिफिकेट नहीं लूं तो आई एम नॉट एलिजिबल। अब आपने यूरोप एशियन कंटेस्ट में बात अभी तक एप्लीकेबल को नहीं, पर धीरे धीरे बॉम्बे वगैरह में या बैंकॉक में ले लो, सिंगापुर में जो एमआरआई करे वो एमआरआई एक्सपर्ट ही हो, वो सीटी स्कैन में कुंजा है। आप जनरल रेडियोलॉजी में ज्यादा विश्वास करा। तो थारो कहने को मतलब है एमआरआई जो कॉमनली यूज हो रही है इन नेपाल, इंडिया और इन एशियन रीजन, या नहीं होनी चाहिए? इमटे मतलब टेक्नीशियंस की कमी है फिलहाल? टेक्नीशियन की कमी को नहीं, रिपोर्ट रेडियोलॉजिस्ट, ट्रेन रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, टेक्नीशियन की कमी को नहीं। अच्छा नंदिता डॉक्टर साहब, जी हाँ, डॉक्टर को बच्चा में ज्यादातर देखो जावा है कि डॉक्टर करने जाने के बाद उन्हें में बहुत एक साइकोलॉजिकली फर्क पड़ा है कि वो आदो ठीक भी फील करने लग जावा है। तो थार लोगों की यह जो ट्रेनिंग हुआ है उनमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग हुआ है कि उन चीज के लिए? हाँ, जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं, उनको शुरू से ही ओरिएंट होना पड़ता है किस तरह बच्चे को कंफर्टेबल फील कराएं, कि बच्चा रोता रहेगा तो ना आप कुछ सुन सकेंगे, चेस्ट में स्टेथोस्कोप जितनी देर भी लगा के रखें, तो किस तरह बच्चों को कंफर्टेबल। कई हॉस्पिटलों में और किताबों में भी लिखा जाता है कि बच्चों के डॉक्टरों को व्हाइट कोट नहीं पहनना चाहिए, ताकि बच्चों में डर पैदा ना हो कि कोई और आ गया है, क्या करेगा। तो और फिर वो जो रूम के सेटिंग से आजकल तो इतना डेकोरेशन करके चिल्ड्रन फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह, एक्सरे वगैरह रूम्स में भी बच्चों का रूम अलग से होता है, उसमें खिलौने वगैरह और अट्रैक्ट करने के लिए चीजें होती। तो काफी टाइम उसी में लग जाता है कि बच्चा कंफर्टेबल हो, फिर बच्चे को एग्जामिन करें। एक एडल्ट में एक सिस्टम से हम एग्जामिन करते हैं कि भाई पहले चेस्ट देखेंगे या पहले नब्ज देखेंगे और फिर स्टेथोस्कोप लगाएंगे। बच्चों में हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक एग्जामिनेशन होना चाहिए, जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिले, बच्चा खेल रहा है तो पहले आप स्टेथोस्कोप लगा के सुन ले। जो छूने की नब्ज वगैरह की है वो तो बच्चा चलता फिरता रहे, रोता रहे तो भी आप देख सकते हैं। तो उसी तरह बच्चों को कंफर्टेबल करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं
सेम ही डॉक्टर के पास जाते नहीं तो बच्चा फेमिलियर फील करता है। सतीश डॉक्टर साहब जी, यहाँ रेडियोलॉजी में एक पुरानी कहावत है कि भाई रेडियोलॉजी जहाँ एक्सरे हो चाहे अल्ट्रासाउंड हो, जब तक जरूरी नहीं हो जावे तब तक नहीं कराना चाहिए। तो या कोई इनमें कोई हजार्ड है कि सोचो कि आदमी ने डरना जरूरी है? नहीं, अल्ट्रासाउंड के बारे में तो कभी ये कहावत को नहीं थी कि नहीं करानी चाहिए, बिकॉज अल्ट्रासाउंड में कोई एक्सरे बेस को नहीं, इट्स अ साउंड बेस, और भी कोई साइड इफेक्ट को नहीं। तो अल्ट्रासाउंड तो कभी भी करा लो, कोई प्रॉब्लम को नहीं है। एक्सरे, यस, एक्सरे में क्या कि मैं एक्सरे से काम कर रहा है ना, एक्सरे इज अगर ज्यादा एक्सपोज हो जाओ तो कैंसरोजेनिक है, क्योंकि थाने बेरो की जिया कोई ना ट्यूमर हो गयो, ट्यूमर को मतलब एक्सेस सेल जो कोर्स हुआ है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बिना डिस्ट्रॉय करने के लिए वे लोग एक्सरे ही यूज करा, रेडियोथेरापी। तो मतलब एक्सरे इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, बट ओवर डोजेज हो जाए, ओवर यूज हो जाए, इट किल्स नॉर्मल सेल्स विच मे लीड टू कैंसर। इसलिए एक्सरे ने जुडिशियली यूज करना चाहिए। बट एक्सरे कैंसर करा बोलकर नहीं कराऊं बोलकर एडिमेंट भी को नहीं होना चाहिए। एक्सरे इज द की डायग्नोस्टिक इन मेडिकल फील्ड, भी के बिना आजकल डायग्नोसिस हो ही को नहीं, चाहे सीटी ले लो या एक्सरे ले लो। बट क्या आजकल जितनी भी मॉडर्न एक्सरेज हैं, एक ऑटोमेटिक एक्सपोजर हुआ है, तो कम से कम एक्सपोजर हुआ है। अननेसेसरी एक्सरे नहीं करवानी चाहिए, अननेसेसरी करवानी चाहिए, बट ज्यादा जरूरत है शुड बी डन। अभी में रुकना नहीं चाहिए और अभी में रुकावट भी नहीं डालना चाहिए। इपिलेप्सी को जो ट्रीटमेंट है वो लंबो समय तक चला है, तो उससे कि लोग साइकोलॉजिकली तो वो यही आदमी बीमार को नहीं हो जाएगी? नहीं, वो लंबा समय तक, पहले एपिलेप्सी को एक बीमारी मानते थे, अब हम कहते हैं एपिलेप्सी एक लक्षण है, सिम्टम है कई बीमारियों के। तो अलग अलग तरह की बीमारियां, कुछ एपिलेप्सी तो ऐसी हैं जो आप ट्रीटमेंट ना भी करो तो वो कुछ एज तक रहती है, इस एज से इस एज तक शुरू होती हैं और वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो ये जो कुछ टाइप की जो फैमिली में जो चलती है हेरिडिटरी जो एपिलेप्सी होती है, वो खासकर ज्यादा तकलीफ नहीं देती और ना ही कोई और टाइप की बाधा करती हैं। तो उसमें आप शॉर्ट टाइम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जहाँ पे जो अटैक है 2 साल 3 साल में एक बार आ रहे हो तो आप ट्रीट ना भी करो तो चलता है, वो एज के हिसाब से अपने आप चले भी जाते हैं। अब जहाँ पे कुछ डिफेक्ट है, जैसे कोई ब्रेन इंजरी हुई हो या कोई बच्चा पैदा ही हो जिसमें उसके ब्रेन में कुछ एबनॉर्मल है, कोई पानी भरा हुआ है या एबनॉर्मल किस्म का डेवलपमेंट हुआ है, कोई दाग है ब्रेन में, तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो उनको काफी लंबे समय तक रोग रहता है, उनको ट्रीट करना मुश्किल होता है। लेकिन मेजॉरिटी जो होता है, जैसे चोट लग गई, हेड इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें हम कुछ महीने या कुछ साल तक ट्रीटमेंट देके फिर छोड़ देते हैं, वो एपिलेप्सी भी ठीक हो जाती है। तो वो कॉज पे डिपेंड करता है। इन जनरल में जी इपिलेप्सी से कोई अगर पेशेंट सफर कर रहे है तो उन्हें के सावधानियां अपनानी चाहिए अपना अपना? अच्छा, जैसे बड़े टाइप के अटैक्स जो मैंने कहा, जो मूर्छा हो जाते हैं और सड़क पे चलते चलते अटैक आ जाते हैं, उसमें वही यही ध्यान रखना है कि अकेले कोई अपने आप को नुकसान करे ऐसा कोई काम ना करें। जैसे आग के पास खाना बनाना अकेले, लड़की है तो, या स्विमिंग करना अकेले, क्योंकि उस दौरान अगर अटैक आ गया तो इंजरी हो सकती है। और पढ़ने लिखने में, शादी में, प्रेगनेंसी में, बच्चे पैदा करने में, आप कोई भी टाइप का करियर सिलेक्ट कर लो, उसमें कोई नुकसान नहीं, उसमें कोई मेजॉरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप लोग हमारे कार्यक्रम में आया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हिमालय टेलीविजन की तरफ से आप लोगों के लिए ये छोटी सी थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। दर्शकवृंद, आप अभी बात कर रहा था डॉक्टर सतीश बजाज और डॉक्टर नंदिता बजाज से, और अभी तक अपना कार्यक्रम में जो भी डॉक्टर्स आया है वो सभी को कहना यही है कि अपना बैलेंस डाइट में रखो और डिसिप्लिन में रहो, तो बीमारियां से आप दूर रवांगा। पिछले हफ्ते जो पूछे गए थे उन प्रश्न को जवाब, उनका विजेता और उनको नाम अब देखा। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, विद्यार्थीलाई परीक्षा हलमा प्रवेश गर्नका लागि के देखाउनु जरुरी हुन्छ? अप्सन ए भिजिटिङ कार्ड, अप्सन बी क्रेडिट कार्ड, अप्सन सी एडमिशन कार्ड र अप्सन डी आइडेन्टिटी कार्ड। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी
एडमिसन कार्ड। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 9848 02 09 88 9807 42 02 36 98511 23 411 98511 55 157 98570 35 902। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ। 9843 36 28 11 9845 18 49 75 9804 79 27 75 9847 55 63 86 9843 15 37 84। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न। अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार भ्यालेन्टाइन डे प्रेम दिवस कुन तारिकमा मनाइन्छ? अप्सन ए 14 जनवरी, अप्सन बी 14 मार्च, अप्सन सी 14 फेब्रुअरी, अप्सन डी 14 अप्रिल। दिएका अप्सनहरूमध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। विभिन्न विशेषता भएको सीजी को ग्यास गीजर प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए ये कार्यक्रम इतना ही। अगला शनिवार आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नए सामग्री के साथ। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को कोई भी सलाह सुझाव हुए तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 पर, या ईमेल संपर्क भी कर सको हो अपनो nepal@himalaytv.com पर। नमस्कार। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी।